नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर जो है आज बात करेंगे। पहली खबर में फरीदाबाद से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं दूसरी खबर हिसार से है, जहां भगवान विश्वकर्मा जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। तो तीसरी खबर में हम बात करेंगे, जो है खबर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। नामांकन वापसी के आखिरी दिन 190 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिए हैं। और चौथी खबर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से है, जहां पुलिस अधिकारी पर ही बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। तो चार बड़ी खबरों की बात जो है बड़ी खबर में हम करेंगे, जिसकी सिलसिलेवार तस्वीरें जो है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। जिसमें पहली खबर जो है फरीदाबाद से है, जहां पर आपसे कुछ देर बाद जो है शाह की चुनावी सभा होनी है। और दूसरी बड़ी खबर में आप देख पा रहे हैं विश्वकर्मा जयंती कार्यक्रम में सीएम सैनी पहुंचे। और तीसरी बड़ी खबर में हमें 190 उम्मीदवारों ने जिस तरीके से वापस लिए हैं अपने नामांकन, उसको लेकर चर्चा करेंगे। चौथी बड़ी खबर चौकी इंचार्ज पर जानलेवा हमले की है, जिसमें खुद जो है कुरुक्षेत्र के दबंगों जो है किस तरीके से दबंगों के हौसले बुलंद हैं, जो कि ज्योतिषर चौकी इंचार्ज पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। चार बड़ी खबरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जिसमें कि हम सिलसिलेवार तरीके से आप तक पहुंचाएंगे। और पहली बड़ी खबर में चर्चा होगी फरीदाबाद में जिस तरीके से शाह की जो चुनावी सभा होनी है, उसमें जो है किस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश और किस तरीके से जो है लोगों को अपनी तरफ से लुभाने की कोशिश की जाएगी। और आज जो है अमित शाह किस तरीके से जो है अपने विपक्षियों पर हमलावर होते हुए दिखाई देंगे, वो आज इस सभा के माध्यम से जिस तरीके से फरीदाबाद में सभा होनी है शाह की, उसमें तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। दूसरी बड़ी खबर विश्वकर्मा जयंती से जुड़ी हुई है, जहां पर हिसार में भगवान विश्वकर्मा जयंती पर कार्यक्रम रखा गया। उसमें कि श्रमिक दिवस समारोह का भी आयोजन हुआ। साथ ही आपको बताएंगे कि किस तरीके से सीएम नायब सिंह सैनी ने सभा को संबोधित किया। और तीसरी बड़ी खबर में हम चर्चा करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से जो है अंतिम दिन 190 उम्मीदवारों ने नामांकन जो है वापस लिए हैं। तो आखिर नामांकन वापस लेने की क्या वजह रही है, किसी को पार्टी की तरफ से कहा गया और किसी की तरफ जो है क्या वजह रही नामांकन वापसी के आखिरी दिन जो है 190 उम्मीदवारों ने वापस नामांकन लिए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 1031 जो है उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव, जिसमें 1221 उम्मीदवारों के नामांकन सही पाए गए थे। चलिए बात पहली बड़ी खबर की करेंगे, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव मोड में हैं। तो ऐसे में बीजेपी भी अपनी पूरी तैयारी में है। इसी कड़ी में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फरीदाबाद में कुछ ही देर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब बस सभी को अमित शाह की रैली स्थल पर पहुंचने का इंतजार है। तो ये तस्वीर देखिए आप, जो है फरीदाबाद से उस कार्यक्रम स्थल से हैं, जहां पर अब से कुछ देर में अमित शाह जो है यहां पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में जिस तरीके से हरियाणा के चुनावी मैदान में सभी पार्टियां अपनी पुरजोर कोशिश करती हुई और एड़ी चोटी का जोर लगाकर जो है वार प्रतिवार जो है एक दूसरी पार्टियों पर करती हुई, या फिर ये कहे कि अपनी जो काम किए हैं
उनको लोगों तक पहुंचा रही है और लोगों तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। तो ऐसे में इस कड़ी में जो है बीजेपी भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है, एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और उसी के चलते जो है ये फरीदाबाद से तस्वीर है कार्यक्रम स्थल से, जहां पर जो है अब से कुछ देर में अमित शाह जो है पहुंचेंगे और एक चुनावी सभा को जो है यहां संबोधित करेंगे। कुछ देर में सभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। तो ये फरीदाबाद के सेक्टर 12 से तस्वीर है कार्यक्रम स्थल से, जहां पर बीजेपी की जनसभा होनी है और इस चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए अमित शाह जो है कुछ देर में वहां पहुंचेंगे। कार्यकर्ताओं और लोगों से मैं जो है जुड़ने का काम यहां पर करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोनू पंचाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनू, क्या कुछ खबर है, किस तरीके से जो है अब से कुछ देर बाद जो है फरीदाबाद में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यहां पर अमित शाह नजर आएंगे और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं और लोगों में कहीं ना कहीं जोश भरते हुए भी नजर आएंगे? मोनू, देखिए कि लगातार इस तरीके से हरियाणा में विधानसभा चुनाव जो चल रहे हैं, तो चुनाव के चलते जो है तमाम तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं जो एडी चौकी का जोर जो है तमाम पार्टियां लगाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी भी जो है लगातार स्टार प्रचारक जो है वो मैदान में उतर चुके हैं। और आज की बात की जाए तो आज जो है अमित शाह जो है वो फरीदाबाद पहुंचेंगे और अमित शाह फरीदाबाद में चलते जो है चुनावी माहौल को जो है वो कहीं ना कहीं बदलने का काम यहाँ पर करेंगे, प्रचार यहाँ पर करेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है गौरव, लगातार जो 10 साल की कार्यशैली रही है बीजेपी की, उसको यहाँ पर गिनाने का काम करेंगे। चाहे जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो है वो 10 साल जिस तरीके से काम जो है वो भारत देश के लिए करे थे, और उसके साथ साथ बात की जाए तो हरियाणा में जो है बीजेपी के किस तरीके की कार्यशैली 10 साल की रही है, उनको यहाँ पर गिनाने का काम करेंगे। जिस तरीके से लगातार बात की जाए तो तमाम तरीके से जिस तरीके से कनेक्टिविटी को लेकर के यहाँ पर बात सबसे ज्यादा जो है वो अमित शाह करते हुए नजर आ रहे हैं। वही बात की जाए तो जिस तरीके से देखा जाए तो देश को किस तरीके से मजबूत जो है इस बीजेपी पार्टी ने किया, तो इस तरीके की नीतियां जो है वो यहाँ पर गौरव गिनाने का काम करेंगे। जी जो गौरव, लेकिन अगर देखा जाए मनु, यहाँ पर तय शेड्यूल क्या कहता हुआ नजर आ रहा है अमित शाह का? क्या किस तरीके से जो है शेड्यूल तय किया गया है? कितनी देर सभा वहां रुकेंगे और कितने बजे जो है वहां पर उनकी सभा संबोधित की जाएगी, और कौन कौन से जो है बड़े नेता यहाँ पर नजर आ सकते हैं? गौरव देखिए, अब बात की जाए तो जो है अमित शाह जो है वो फरीदाबाद 5 बजे के करीब जो है वो फरीदाबाद में जो है जनता के बीच में पहुंचेंगे। और वहीं बात की जाए तो तमाम तरीके से यानी कि पूरी जो है फरीदाबाद की लोकसभा है, लोकसभा में जो है वो 9 विधानसभाएं आती है, 9 विधानसभा के प्रत्याशी जो है वो मंच पर नजर आएंगे। वहीं बात की जाए तो फरीदाबाद के कैबिनेट जो है केंद्रीय मंत्री सतपाल गुर्जर वो भी जो है वो स्टेज पर नजर आएंगे। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो जो नेता है उनकी जो है वो यहाँ पर प्रत्याशियों के साथ साथ बात की जाए तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए मोनू। तो मोनू पंचाल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो तमाम सारी जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे कि उनका तय शेड्यूल, अमित शाह का जो चुनावी सभा में पहुंचने का वो तय शेड्यूल किस तरीके से है। और जो है महत्वपूर्ण ये होगा कि यहां पर जो है जिस तरीके से अमित शाह पहुंचेंगे तो ये सभा को संबोधित करेंगे। तो इस बीच बड़ी खबर लोहारू से मिल रही है, जहां पर लोहारू में चुनावी सभा में जो है अमित शाह पहुंचे हुए हैं। और इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। लोहारू से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनावी सभा में अमित शाह रैली को संबोधित करेंगे। तो लोहारू से जो है चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं अमित शाह। तो लोहारू से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।
चलिए आपको सीधे लिए चलते कार्यक्रम स्थल, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह रैली को संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। और भाइयों बहनों, अभी ओलंपिक हुआ, पैरा ओलंपिक हुआ। पैरा ओलंपिक हो या ओलंपिक हो, जब भारत का नाम तालिका में आता है, हमारा हरियाणा सबसे ऊपर होता है। हरियाणा ने धाकड़ वीर जवान दिए, धाकड़ खिलाड़ी दिए और धरती के सीने से पूरे देश की भूख को भरने वाला, अनाज पैदा करने वाला, जगत का तात देने का काम भी हमारे हरियाणा ने किया है। और मोदी जी ने ये तीनों क्षेत्र के अंदर 10 साल के अंदर हरियाणा के मूड की तरह किसान के लिए, खिलाड़ियों के लिए और बाकी सब चीजों के लिए विकास करने का काम किया। मैं यहां आया हूं तब मैं चौधरी बंसीलाल जी को भी प्रणाम कर उनका स्मरण कर बात करना चाहता हूं। मगर लोहारू वालों, मैं आज यहां से हुड्डा साहब को पूछना चाहता हूं, हरियाणा सेना में सबसे ज्यादा जवान भेजने वाला प्रदेश है। 40 साल से सेना के जवान मांग करते थे कि हमें 1 रैंक 1 पेंशन चाहिए, कांग्रेस पार्टी नहीं देती थी। इंदिरा जी ने नहीं दिया, राजीव गांधी ने नहीं दिया, सोनिया मनमोहन ने नहीं दिया। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 14 में बनाया, 15 में 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी एक योजना लेकर आए हैं अग्निवीर की, ये कांग्रेस वाले और विशेषकर राहुल बाबा राजनीति कर रहे हैं। मैंने सैनी जी को कहा कि सैनी जी अग्निवीरों का अफवाह फैला रहे हैं। भारत सरकार के गृह विभाग ने, देश भर की पुलिस ने 20% रिजर्वेशन दिया है, सबको पेंशन वाली नौकरी मिलने वाली है। मगर आप क्या करोगे? उन्होंने कहा हरियाणा के जितने भी अग्निवीर है वो सभी को मैं हरियाणा सरकार में नौकरी दे दूंगा, नौकरी दे दूंगा। मैं आज हरियाणा के युवाओं को कहकर जाता हूं, ये हुड्डा एंड कंपनी जिनका काम झूठ फैलाना है, वो कह रहे हैं कि अग्निवीर का बाद में क्या होगा। मैं जो बोलता हूं वो करता हूं और मोदी जी जो इशारा करते हैं वो भी हो जाता है। मैं आज कहकर जाता हूं, हरियाणा के एक भी अग्निवीर को वहां से अगर वापस आना पड़ता है तो नौकरी के बगैर का नहीं रहेगा। इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। भाइयों बहनों, सेना को सशक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी हमारे कश्मीर में भी चुनाव चल रहा है, राहुल बाबा वहां गए और उमर अब्दुल्ला के साथ समाधान किया। इनका एजेंडा क्या है? हम सारे आतंकवादियों को चुनाव के बाद छोड़ देंगे, हम पाकिस्तान के साथ वार्ता करेंगे, हम टेररिज्म के लिए जो प्रतिबंधित संस्थाएं करी है उस पर से प्रतिबंध हटा लेंगे। ए राहुल बाबा, सुन लो हमारी बात। ऊपर नरेंद्र मोदी बैठे हैं, नीचे भी आपकी सरकार नहीं बनी है। जब तक भारतीय जनता पार्टी है, कश्मीर के ऊपर आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता मित्रों, देख नहीं सकता। मुझे बताओ लोहारू वालों, धारा 370 हटी, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये धारा 370 वापिस लाना चाहते हैं हुड्डा साहब। ये लोहारू वालों पूछ रहे हैं, आप धारा 370 के बारे में क्या बताओगे?
मैं बताता हूं, हुडा जी हो या राहुल जी, जितना भी जोर लगा दे, मोदी जी पर भरोसा कर रहा, धारा 370 कभी वापिस नहीं आएगी, कभी। ये कश्मीर के लिए 370 हटाई, उसका जिक्र कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी, हम तो वो पार्टी है जो मानती है पाकिस्तान वाला कश्मीर भी भारत का है, हिंदुस्तान का। भाइयों बहनों, हजारों हरियाणा के युवान हमारे कश्मीर को बचाने के लिए शहीद हुए, और ये लोग कश्मीर में फिर से आतंकवाद लाना था। हम सब तय करें कि एक बार कांग्रेस को इस मुद्दे पर जवाब देना है। भाइयों बहनों, किसानों की बात करते हैं, खिलाड़ियों की बात करते हैं। हमारी 10 साल की सरकार ने कोई जिला ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर खेल के लिए अच्छा मैदान नहीं है, अच्छा मैदान नहीं है। और मेरी नायब सिंह से बात हुई है, इसके बाद हर ब्लॉक में, हर तहसील में खेलने की और कोचिंग की सुविधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। और मैं आज हुडा साहब को पूछना चाहता हूं, हुडा साहब, आपने भी कोई कम राज तो नहीं किया, यहां काफी समय राज किया। आप बताइए, आप एमएसपी पर कितना खरीदी करते थे, बताइए जरा, कितने क्रॉप लेते थे। भाइयों बहनों, एमएसपी पर ज्यादा से ज्यादा हुडा साहब ने 4 ही क्रॉप को लिया था। आज हमारा नायब सिंह 24 क्रॉप को लेकर किसानों का परचेज करता है। और एमएसपी पर सबसे ज्यादा खरीदी अगर कहीं हुई है तो 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुई। क्या बात कर रहे हो हुडा साहब, एमएसपी रटे जाते हो। मैं आज कहता हूं, एक भी दाना, ये 24 क्रॉप का जो लगभग हरियाणा के सभी क्रॉप है, इसका एक भी दाना खाली नहीं रहेगा। नायब सिंह आपका एक एक दाना खरीद कर लेंगे, एक एक दाना खरीद कर। भाइयों बहनों, हरियाणा ने हमेशा मोदी जी को आशीर्वाद दिया। 14 में आए, 4 की जगह 47 सीटें दी। 19 में आए, सरकार बनाई। अब 24 में आए हैं, बनाओगे या नहीं बनाओगे? अरे जोर से तो बोलो, बनाओगे या नहीं बनाओगे? अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर लेट हो गया, कोई पत्रकार का फोन आया कि साहब हरियाणा जा रहे हो? मैं कहा हाँ भाई हरियाणा जा रहा हूं। उन्होंने कहा वहां कांग्रेस की आपसे लड़ाई नहीं है, मतलब बीजेपी से नहीं है। तो मुझे आश्चर्य हो गया, क्या बात कर रहे हो यार, 2 ही पार्टी है वहां, कांग्रेस और भाजपा। तो कांग्रेस की किसके लड़ाई है? कि उनकी लड़ाई कांग्रेस के साथ ही है। 4 लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और एक दूसरे को हराना चाहते हैं। मुझे बताओ भाई, जो पार्टी अंदर अंदर लड़ने का तय करी हो, वो चुनाव जीत सकती है क्या? अरे जोर से तो बोलो, जीत सकती है। मैं लोहारू आया हूं, ऐसे यहीं से प्रचार का शगुन किया है, मानकर चलो। आप लोहारू में मेरी पहली सभा है, इस चुनाव में पहली सभा। अब जहां शगुन किया है, माताएं खास बताए, टीका लगाओगे या नहीं लगाओगे? भाइयों बहनों, मैं अभी रोहतक जाने वाला हूं। वहां कहते हैं हुडा साहब को चंडीगढ़ भेज दो। अरे भाई लोहारू वालों, भिवानी वालों, मैं आपको कह रहा हूं, हमारे जेपी दलाल को भेज दो। आप उसको विधायक बनाकर भेजो। इसको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, 2019 में लोहारू की जनता ने जेपी दलाल को
यहां से आशीर्वाद दिया। हमने उनको कृषि मंत्री भी बनाया, वित्त मंत्री भी बनाया, और कृषि मंत्री बन से ही यहां से लेकर राजस्थान, पूरे हरियाणा में नहरें बिछाने का काम हमारे जेपी दलाल ने किया है। जेपी दलाल ने, मेरे पास कई सारा लिस्ट है, बाद में बताऊंगा। पूरे लोहारू विधानसभा में सड़कों का जाला बिछाया, हर गांव को 24 घंटा बिजली दिया, स्वास्थ्य की सुविधाएं दी, और लोहारू को एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने का काम हमारे जेपी दलाल ने किया है। भाइयों बहनों, हमारी 10 साल सरकार चली। पहले चौटालों की सरकार चलती थी, हुडा साहब की सरकार चलती थी। खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या? अरे जोर से बोलो भाई, मिलती थी क्या? खर्ची भी देनी पड़ती थी, पर्ची भी देनी पड़ती थी ना। अब ये भाजपा का राज आ गया, मोदी जी आ गए, नायब सिंह आ गए, खर्ची भी गई, पर्ची भी गई, पोस्टमैन आकर आपको अपॉइंटमेंट लेटर घर पे देकर जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नायब सिंह ने नए हरियाणा का संकल्प लेकर आगे बढ़े हैं, उसको आपने आगे बढ़ाना है। मैं यहां पर हरियाणा के एससी, एसटी और ओबीसी को भी कहना चाहता हूं। अभी ये राहुल बाबा ने अमेरिका में बयान दिया है कि हम कुछ समय विकास होने के बाद आरक्षण को हटा देंगे। राहुल बाबा, अपने कश्मीर में भी ये कहा है कि कश्मीर में हमने एससी, एसटी और ओबीसी का जो आरक्षण दिया है, इसको वो हटा देने वाले हैं। मगर आप चिंता मत करो लोहारू वालों, मैं कहकर जाता हूं, राहुल बाबा क्या, कोई भी आ जाए, जब तक भाजपा है आरक्षण को हम छूने नहीं देंगे। भाई और बहनों, आज यहां पर जब हम आए हैं तो कांग्रेस का 10 साल का शासन था, इसमें निवेश और नौकरी दोनों को बर्बाद करने का काम कर गया था। और आज यहां पर मैं आया हूं तब सिर्फ भिवानी जिले का बात करना चाहता हूं। अकेले भिवानी जिले में मोदी जी ने 1,40,032 किसानों को 297 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में पहुंचाने का काम किया है। अकेले भिवानी जिले में 67,800 हेक्टेयर भूमि सिंचाई कर उत्पादकता बढ़ाने का काम किया है, और 6,49,000 लोगों को 5 लाख तक का पूरा खर्चा माफ किया है। हेल्थ के बारे में, ऑपरेशन हो, अस्पताल हो, दवाइयां हो, चेकिंग करना हो, मगर अब कोई आय की सीमा के बगैर रोडपति हो या करोड़पति हो, सभी 70 साल के ऊपर के लोगों को और 5 लाख देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। भिवानी जिले में 535 करोड़ से मेडिकल कॉलेज बनाया, नए 4 सरकारी कॉलेज खोले, कृषि विद्यालय गोकलपुरा में बनाया, और लगभग 30 करोड़ लोहारू में और बेहल में 14 करोड़ की लागत से विश्वविद्यालय और महिला कॉलेज की स्थापना भारतीय जनता पार्टी। हमारे जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, उनकी क्रीमी लेयर की सीमा नायब सिंह ने मुख्यमंत्री बनते ही 6 लाख से लेकर 8 लाख कर दी, और विधवाओं का पेंशन, वृद्धों का पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन भी 3,000 करने का काम नायब सिंह सैनी ने किया। और दलहन और तिलहन
जो उगाते हैं उनको 4,000 रुपया प्रति एकड़ देने का काम नायब सिंह ने किया। भिवानी सहित 25 मंडियों में 10 रुपये में भोजन देने का काम नायब सिंह सैनी ने किया। और भाइयों बहनों, मैं आज यहां आया हूं तब हुड्डा साहब को पूछना चाहता हूं, हुड्डा साहब, वोट मांगने का सबको अधिकार है, मगर अकाउंट भी देना पड़ता है, जवाब भी देना पड़ता है। आप 10 साल रहे, ऊपर भी कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, हरियाणा को क्या दिया? तो 10 साल में हरियाणा को 41,000 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया बोलो तो भाई? 41,000 करोड़। जोर से बोलो, कितना? और मोदी जी ने 10 साल में 1,43,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। भाइयों बहनों, इसके अलावे 1,26,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए, 27,000 करोड़ सड़क निर्माण, 54,000 करोड़ रेलवे और एयरपोर्ट का काम अलग से करने की बात है। और लखपति दीदी 30 लाख लोगों के घर में पानी पहुंचाया, 1 करोड़ आयुष्मान भारत योजना के 5 लाख वाले लाभार्थी है, 8 लाख शौचालय बनाया, 1 करोड़ 80 लाख लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया और उज्ज्वला में 11 लाख कनेक्शन दिए, जिसमें अब 500 रुपये में गैस देने का काम हमारे नायब सैनी ने किया। 1 लाख घर गरीबों के बनाए और 58,000 करोड़ रुपया डीबीटी से ट्रांसफर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा जो है ना, वो झूठ बोलने की एक बड़ी मशीन है, जो हर भाषा में झूठ बोल सकता है। मैं आज पूछना चाहता हूं, राहुल बाबा, आप हरियाणा के चुनाव के पहले स्पष्ट करिए कि कश्मीर में धारा 300 हटाने का काम, 370 हटाने का काम हुआ, वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? वो संसद में कहते हैं कि अयोध्या में एसपी के एमपी जीत गए। अरे भाई, चुनाव में तो हार जीत कई बार होती है। अब वो कहते हैं हमने अयोध्या के मकसद को हरा दिया। अयोध्या में मकसद क्या था हमारा भाई? बाबर ने राम मंदिर तोड़ा था, वहां राम मंदिर। तो आप सुन रहे थे हरियाणा के लोहारू से गृह मंत्री अमित शाह को, जो कि अपने संबोधन में साफ तौर पर कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दिए। उन्होंने साफ तौर पर अपनी सरकार में किए गए कार्यों को अच्छी तरीके से गिनाते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और साथ ही साथ 370 का भी जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से बदहाली हुई थी उसका भी जिक्र किया और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया कि जिस तरीके से वो 370 का कांग्रेस लगातार विरोध करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।